अस्सलाम वालेकुम क्लास। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको HTML के कुछ टैग्स बताए थे जिनमें हेड टैग था। फिर मैंने आपको बताया था हेड टैग्स में क्या आता है, हेडिंग्स का बताया था पैराग्राफ टैग, ब्रेक, हॉरिजॉन्टल रो, द पोएम प्रॉब्लम, इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम। फिर HTML के अंदर स्टाइल का एट्रीब्यूट हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। और जस्ट अ तो मैंने आपको बताया था कि हम किस तरह से स्टाइल का एट्रीब्यूट यूज़ कर सकते हैं विद इन आवर HTML एलिमेंट। ओके ओके उसके बाद मैंने आपको HTML टेक्स्ट फॉर्मेटिंग का बताया था कि हम किस तरह से फॉर्मेट कर सकते हैं, बोल्ड, स्ट्रॉन्ग, इटैलिक, एम्फेसिस, मार्क, स्मॉल, डिलीट, इंसर्ट, सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट। फिर हमने लिंक्स देखे थे, इंटरनल लिंक्स क्या होते हैं, एक्सटर्नल लिंक्स क्या होते हैं, फिर उनके टारगेट, ब्लैंक, सेल्फ और स्पेसिफिक आई फ्रेम। आई फ्रेम का मैंने अभी तक आपको नहीं बताया, तो आज के लेक्चर में आपको बता दूंगा। ये इमेजेस का मैंने आपको बताया था कि हम इमेजेस किस तरह से इंसर्ट कर सकते हैं अपने HTML के डॉक्यूमेंट में। फिर मैंने आपको बताया था कि विड्थ और हाइट सेट करने के कौन से दो मेथड्स हैं, इंटरनल लिंक्स क्या होती हैं और एक्सटर्नल लिंक्स क्या होती हैं, एक्सटर्नल इमेजेस क्या होती हैं। फिर लिस्ट देखी थी, अनऑर्डर्ड लिस्ट, ऑर्डर्ड लिस्ट, डिस्क्रिप्शन लिस्ट। इसकी मैंने आपको टाइप्स बताई थी, आप किस तरह से किसी स्पेसिफिक नंबर से स्टार्ट कर सकते हो। आज के लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि HTML टेबल्स क्या होते हैं और हम ये किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। An HTML table is defined with a table tag। हम इसके लिए टेबल का टैग यूज करते हैं। अब टेबल का टैग हमारे पास पेयर्ड टैग है। दैट मीन्स कि इसका स्टार्टिंग और एंडिंग जो है, स्टार्टिंग और एंडिंग टैग्स इसमें लाजमी होंगे। अब मैं ये कल वाला लेक्चर जो है इसको डिलीट कर देता हूँ। सो टेबल का जो टैग है वो हमारे पास क्या है, पेयर टैग है, ठीक है। और इसका स्टार्टिंग और एंडिंग टैग होगा, तो ये इसका स्टार्टिंग टैग हो गया, ये इसका एंडिंग टैग हो गया। नाउ अब टेबल के अंदर हम जब भी कोई टेबल बनाते हैं, तो अगर मैं यहाँ पे एक ब्लैंक स्लाइड ऐड करूँ और हम इसके अंदर टेबल अगर इंसर्ट करें कोई भी, तो हम इसमें रोज ऐड कर रहे हैं, ठीक है। मैंने इसके अंदर फर्स्ट रो ऐड की और उसके अंदर कितने कॉलम्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ये जो टेबल अभी मैंने बनाया है इसमें जस्ट एक रो है और 7 कॉलम है। तो हम HTML का टेबल भी इसी इंडेक्स में, इसी स्टाइलिंग में बनाएंगे। हमारे पास सबसे पहले रो स्टार्ट होगी, फिर हम बताएंगे कि उसके अंदर हमें कितने कॉलम्स चाहिए, ठीक है। तो दैट मीन्स कि टेबल का जो टैग है उसके अंदर हमें 2 टैग्स मजीद चाहिए, एक रो बनाने के लिए और सेकंड कॉलम्स को डिफाइन करने के लिए, ठीक है। सो ईच टेबल रो इज डिफाइंड विद द TR टैग। तो जब हमने रो बनानी है तो हम उसके लिए यूज करेंगे TR का टैग, टेबल रो। अ टेबल हेडर इज डिफाइंड विद TH। ये मैं आपको अभी बता देता हूं कि टेबल हेडर क्या होता है। और
जो हम टेबल में डेटा इंसर्ट करते हैं या फिर हमें कॉलम बनाना है या हमें सेल बनाना है, उसके लिए हम यूज करते हैं TD, टेबल डेटा। The TD elements are the data containers of the table. They can contain all sorts of elements, text, images, lists and other tables. So, हमारे पास स्ट्रक्चर क्या बन गया कि हमारे पास आउटर मोस्ट टेबल के लिए जस्ट आउटर मोस्ट टैग टेबल का होगा, उसके अंदर हम बनाएंगे TR का टैग, और TR का टैग भी पेयर टैग है तो इसका स्टार्टिंग और एंडिंग होगा। एंड TR के अंदर अब ये मेरे पास एक रो बन गई। अब इस रो में मुझे कितने कॉलम्स चाहिए वो मुझे TD बताएगा। अगेन TD भी मेरे पास एक पेयर्ड टैग है, स्टार्टिंग और एंडिंग। अब इसके अंदर जो भी मैं कुछ लिखूंगा वो मेरा फर्स्ट डेटा सेल होगा। अगर मैं इसके ऊपर आऊं और मैं इसको डिलीट कर दूं बाकियों को, सो मैंने जब TD एक बनाई और उसमें जस्ट एक ही यहाँ पे एक ही TD बनाई और उसमें 1 लिखा, तो अभी तक जो मेरा टेबल बना है वो इस तरह का बना होगा। ठीक है, मेरे पास टेबल में एक ही रो है और उसके अंदर मैंने एक ही TD बनाया है, तो अभी मेरे पास जो टेबल है उसमें एक ही डेटा सेल है जिसमें 1 लिखा हुआ है। सिमिलरली अगर इसी रो में मैं एक और TD का टैग बनाऊंगा जिसमें मैं 2 लिख दूंगा, तो अब क्या हुआ, मेरी फर्स्ट रो में सेकंड कॉलम ऐड हो गया। तो यहां पे मेरे पास एक और कॉलम ऐड हो गया जिसमें 2 लिखा हुआ है, राइट। एक और TD कॉपी करूंगा, पेस्ट करूंगा, इसमें जब 3 लिखूंगा तो फर्स्ट रो में ही मेरे पास एक और कॉलम ऐड हो जाएगा 3, राइट। तो मुझे जितने भी कॉलम्स रिक्वायर्ड होंगे एक रो में, मैं उतने TD के टैग उस रो के अंदर बना लूंगा। जैसे ही मुझे लगेगा कि मेरी रो कंप्लीट हो गई है, हम TR को क्लोज कर देंगे। ठीक है, देन अगेन अगर हमें कोई और रो नेक्स्ट रो चाहिए हो तो हम एक और TR का टैग बनाएंगे, राइट। तो अब क्या होगा, इस TR के टैग में इस रो में मुझे कितने कॉलम्स चाहिए, सपोज मुझे 2 कॉलम्स चाहिए तो मैं 2 लिख देता हूं, TD1 एंड 2। ये रो कंप्लीट हो गई। फिर मुझे एक और रो चाहिए टेबल की, तो मैंने एक और TR का टैग बनाया, इसमें मुझे 4 डेटा कॉलम्स चाहिए। ठीक है, अब क्या हुआ, मेरे पास फर्स्ट रो आई, फर्स्ट रो में मेरे पास 3 कॉलम्स हैं। सेकंड रो आई, सेकंड रो में मेरे पास 2 कॉलम्स हैं। थर्ड रो आई, थर्ड रो में मेरे पास 4 कॉलम्स हैं। मैं इसको रीनेम भी कर देता हूं ऐसे, राइट। तो अब जब मैं इसको विच वन इज इंडेक्स, इंडेक्स 1 इंडेक्स, ओके। सो अब जब मैं इसको रन करूंगा तो मेरे पास इसकी आउटपुट इस तरह से आएगी। फर्स्ट रो आई, फर्स्ट रो में मेरे पास 3 कॉलम्स थे, सेकंड रो में मेरे पास 2 कॉलम्स थे और थर्ड रो में मेरे पास 4 कॉलम्स थे। तो वो एज इट इज मेरे पास यहाँ पे शो हो गए। तो इस तरह से आप अपने टेबल में रोज और कॉलम्स को डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं इस 2 को रिमूव कर देता हूं तो क्या होगा, ये मेरा जो 2 है ये डिलीट हो जाएगा। अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूं तो ये डिलीट हो गया। अब मेरे पास जो सेकंड रो है उसके अंदर जस्ट एक ही डेटा सेल है, उसके अंदर एक ही कॉलम है, राइट। लेट मी जस्ट स्टॉप योर क्विज। ओके, सो तो इस तरह से आप अपने टेबल्स क्रिएट कर सकते हैं। अब टेबल हेडर क्या है, TH का टैग क्या है। TH में आप किसी भी टेबल को एक हेडर दे सकते हैं। ठीक है,
अब हेडर क्या होता है, उसके लिए जैसे हम TR यूज करते हैं वहां पे हम करेंगे यूज TH, टेबल हेडर। और सिमिलरली इसके अंदर हम TDs ही डिफाइन करेंगे। मैं इसको कह देता हूं नंबर। फर्स्ट कॉलम मेरे पास नंबर है, सेकंड कॉलम मेरे पास नेम है, एंड थर्ड कॉलम मेरे पास क्या है, ईमेल है। अब जब मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो मेरे पास टॉप पे आ गए हेडर्स और उन्हीं के नीचे आ गए नंबर्स। सॉरी, मैं इसको गलत कर रहा हूं, यहां पे मेरे पास TR ही आएगा और अंदर मेरे पास TH आएंगे, टेबल डेटा की जगह। ऐसे, ठीक है। हम रो ही डिफाइन करेंगे, TR ही डिफाइन करेंगे, लेकिन अंदर जब हम जहां पे हम डेटा डिफाइन कर रहे थे वहां पे हम टेबल की हेडिंग्स डिफाइन करेंगे कि हमारे जो कॉलम्स हैं उनकी हेडिंग्स क्या क्या हैं। तो इसकी जो आउटपुट आएगी वो इस तरह से आ जाएगी हमारे पास, राइट। अब इस टेबल में कोई भी बॉर्डर नहीं है। अगर आपको इसमें बॉर्डर ऐड करना है तो आप सिंपली टेबल के अंदर एक एट्रीब्यूट ऐड कर दें बॉर्डर का, इक्वल्स टू 1। जैसे ही मैंने इसको बॉर्डर इक्वल्स टू 1 किया तो मेरे टेबल के अराउंड बॉर्डर आ जाएगा। इस बॉर्डर को हम चेंज भी कर सकते हैं, इस बॉर्डर को हम किसी और मेथड से भी कर सकते हैं, लाइक सॉलिड बॉर्डर हो, अंदर बॉक्सेस ना हो, एक्सेट्रा वगैरह। तो वो हम CSS में देखेंगे कि हम इस बॉर्डर को किस तरह से और किन किन स्टाइल्स में अपडेट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। फिर यहाँ पे कंसेप्ट आ जाता है कॉल स्पैन का और रो स्पैन का। नाउ मैं इस TD को देता हूं कॉल स्पैन इज इक्वल टू 3। अभी मेरे पास ये 1 ऐसे आ रहा है। जैसे ही मैंने इसको कॉल स्पैन दिया तो ये तीनों रोज के नीचे आ गया, मतलब तीनों कॉलम्स के नीचे आ गया, ठीक है। तो पहले क्या हो रहा था, पहले ये जस्ट जैसे हम यहां पे, अगर आपको वर्ड का थोड़ा सा आइडिया हो, मैं इसमें अगर एक न्यू इंसर्ट रो करूं और इसमें 1 लिखूं, तो अब ये 1 अगर मुझे इन तीनों के नीचे लेके आना है तो हम क्या करते हैं, हम इन सब को मर्ज कर देते हैं, मर्ज सेल्स। तो अब क्या हो गया, ये पूरा एक ही सेल बन गया। तो अब ये इस तरह से शो हो सकता है हमारे वर्ड में, ठीक है। फर्स्ट रो में मेरे पास 3 कॉलम्स हैं, सेकंड रो में मेरे पास एक ही कॉलम है लेकिन वो तीनों कॉलम्स के नीचे आ रहा है। तो यही वाला कंसेप्ट अगर आपने HTML में इंप्लीमेंट करना हो, जैसा कि मेरे पास प्रॉब्लम था कि मेरा जो एक कॉलम था वो इस रो में एक ही कॉलम है, तो मैं चाह रहा हूं कि ये वाला कॉलम मेरी सब रोज के नीचे आए, इन सब रोज के नीचे आए। तो मैं क्या करूंगा, इस कॉलम को कॉल स्पैन दे दूंगा ताकि ये इन सब के नीचे आ जाए। अगर मैं 3 का दूंगा तो ये 3 कॉलम्स को कवर करेगा, 4 का दूंगा तो ये 4 कॉलम्स को कवर करेगा। तो जब मैं इसमें कॉल स्पैन 3 किया मैंने, तो ये वाला जो कॉलम है ये 3 कॉलम्स के नीचे आ गया। अगर मैं इसको कॉल स्पैन 4 का करता तो ये चारों कॉलम्स को कवर कर रहा होता, चारों कॉलम्स को कवर कर रहा, ठीक है। सिमिलरली आप रो स्पैन भी दे सकते हैं। रो स्पैन में आपका जो एक कॉलम है वो मल्टीपल रोज तक एक्सपैंड हो जाएगा, ठीक है। जब हम कॉल स्पैन देते हैं किसी भी TD को तो वो मल्टीपल कॉलम्स तक एक्सपैंड हो जाते हैं, और जब हम रो स्पैन देंगे तो भी वो मल्टीपल कॉलम्स तक एक्सपैंड हो जाएगा। सर HOD के पास है, आए थे अभी नहीं, अभी ऑफिस में नहीं आए। ओके
So call span to make a cell span more than one column, use call span attribute, call span is equals to 2. और रो स्पैन भी हमारे पास ऐसे ही होगा, टू मेक अ सेल स्पैन मोर देन वन रो। अगर आपको मोर देन वन रो पे एक सेल चाहिए तो हम रो स्पैन यूज करेंगे, और अगर मोर देन वन कॉलम पे एक सेल चाहिए तो हम कॉल स्पैन यूज करेंगे। और दोनों के लिए एट्रीब्यूट यूज होता है। कॉल स्पैन के लिए कॉल स्पैन का एट्रीब्यूट, रो स्पैन के लिए रो स्पैन का एट्रीब्यूट, इक्वल्स टू डबल कोट्स या सिंगल कोट्स में जितना भी आपने उसको एक्सपैंड करना है वो डिजिट। अब हम आ जाते हैं HTML फॉर्म्स पे। HTML forms are required when you want to collect some data from the site visitor। जब भी हमने यूजर से कोई डेटा रिसीव करना होगा या हम चाहेंगे कि यूजर हमें कोई डेटा दे, यूजर डेटा इंसर्ट करे, तो उसके लिए हमें कुछ फील्ड्स चाहिए जिसमें डेटा यूजर इंसर्ट कर सकता है। जैसे आप फेसबुक पे लॉगिन करते हैं तो वो आपसे लॉगिन और यूजर नेम और पासवर्ड मांगता है, तो आप यूजर नेम और पासवर्ड किसी स्पेसिफिक जगह पे एंटर करते हो। वो जो जगह हैं जैसे कि जिनको हम टेक्स्ट फील्ड्स कहते हैं, जहां पे आप अपना डेटा एंटर करते हो, वो HTML फॉर्म्स होते हैं। फॉर्म्स के अंदर फील्ड्स होती हैं। जैसे ही आप उसके अंदर डेटा एंटर करके बटन प्रेस करते हैं तो वो पूरा एक फॉर्म सबमिट हो जाता है और वो डेटा सारा सर्वर के पास जाता है, सर्वर उसको रिस्पॉन्ड करता है एंड उसके अगेंस्ट आपको क्यूरीज आती हैं। For example, during user registration, you would like to collect information such as name, email address, credit card, etc. A form will take input from the site visitor and then will post it to a backend application such as PHP. The backend application will perform required processing on the passed data based on defined business logic inside the application. There are various form elements available like text fields, text area fields, drop down menus, radio buttons, check boxes, etc. तो अब हम देखते हैं कि ये जो एलिमेंट्स हमें HTML ने बिल्ड इन प्रोवाइड किए हैं, हम इनको किस तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आ जाता है हमारे पास HTML फॉर्म का सिंटैक्स, कि हम HTML फॉर्म किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। So HTML फॉर्म क्रिएट करने के लिए हमें चाहिए फॉर्म का टैग। अब फॉर्म का टैग पेयर्ड टैग है, दैट मीन्स इसका स्टार्टिंग और एंडिंग टैग होगा। ठीक है। अब फॉर्म के टैग के अंदर हम जो भी लिखेंगे वो एक फॉर्म कंसीडर होगा। यूजुअली हम फॉर्म के अंदर फॉर्म के एलिमेंट्स लिखते हैं, जैसे कि इनपुट एरिया है, चेक बॉक्सेस हैं, ड्रॉप डाउन्स हैं, और टेक्स्ट एरियाज हैं, रेडियो बटन्स हैं, चेक बॉक्सेस etc। तो अब फॉर्म का जो टैग है इसके दो एट्रीब्यूट्स ऐसे हैं जो कि यूजुअली यूज होते हैं। एक होता है एक्शन का एट्रीब्यूट और सेकंड है मेथड का एट्रीब्यूट। एक्शन का एट्रीब्यूट एक्शन के एट्रीब्यूट में आप ये डिफाइन करते हो कि जब ये फॉर्म सबमिट होगा तो डेटा किस पेज पे जाना चाहिए। मेरे पास ये पेज है index.html। ठीक है, मैं कहता हूं कि जब ये फॉर्म सबमिट हो तो मेरा डेटा index2.html के पेज पे चला जाए। ठीक है, तो जैसे ही ये वाला फॉर्म सबमिट होगा, वो सबमिट कैसे होगा वो भी मैं आपको बताता हूं, लेकिन अभी ये समझ लें कि जैसे ही ये फॉर्म सबमिट होगा इस फॉर्म का डेटा index2.html के पेज पे चला जाएगा। ठीक है, अब मेथड में हमारे पास दो मेथड्स हैं, या तो गेट होता है या फिर पोस्ट होता है। पोस्ट का मतलब ये है कि हमने इस पेज पे अपने डेटा को भेजना है, पोस्ट करना है। और
गेट का मतलब ये है कि हमने इस पेज पे अपने डेटा को भेज के वहां से कुछ रिस्पॉन्स रिसीव करना। तो अब दोनों गेट और पोस्ट में एक चीज तो कॉमन है कि हमारा डेटा इस पेज के ऊपर जो भी हम एक्शन में डिफाइन करेंगे उस पे जा रहा है। दोनों में ये बात तो कॉमन है। पोस्ट में सिर्फ यही बात है कि हमारा डेटा जाएगा। गेट में जब हमारा डेटा चला जाता है तो उसके रिस्पॉन्स में कुछ ना कुछ हमें मिलता है लाजमी। ठीक है, तो ये गेट और पोस्ट के दो मेथड्स हैं। हम यूजुअली पोस्ट मेथड ही यूज करेंगे क्योंकि हमने अपना डेटा फॉर्म के जरिए अपने डेटाबेस सर्वर पे भेजना होता है, वहां पे स्टोर करवाना होता है, राइट। तो हम यहाँ पे गेट का जो मेथड है वो बहुत कम यूज करेंगे। हमारा जो मेथड है वो पोस्ट ही रहेगा ज्यादातर। सेकंड, एक्शन यूज करना, एक्शन के सॉरी एक्शन का एट्रीब्यूट यूज करना एक सिक्योर्ड वेबसाइट की जो का सिंबल नहीं है। क्योंकि जब हम एक्शन यूज कर रहे होते हैं कि हमारा जो डेटा है वो इस पेज के ऊपर जाए, तो हम एक लूप होल छोड़ रहे हैं हैकर के लिए कि वो हमारा जो डेटा है उसको रीड कर सके। अब डेटा कैसे जाता है? ये ब्राउजर की बिल्ट इन स्टोरेज को यूज करता है, जिसको हम कैशे भी कह सकते हैं, जिसको आप सेशंस भी कह सकते हो। तो वो कुकीज या फिर सॉरी कुकीज, कैशे नहीं, कुकीज और सेशन किसी भी ब्राउजर की, कुकीज ब्राउजर की होती है हमारे पास स्टोरेज, और सेशंस जो है वो सर्वर की स्टोरेज होती है। तो जब हम कुकीज या सेशंस यूज कर रहे होते हैं तो कुकीज सबसे पहले हमारे पास हैक होती हैं। आप कोई भी पासवर्ड अगर सेव करते हैं किसी भी वेबसाइट का, तो वो आपके ब्राउजर में कुकी बना देती है। एक वो वेबसाइट आपके ब्राउजर में एक कुकीज जनरेट कर देती है। तो अगर कोई भी हैकर आपके ब्राउजर की उन कुकीज को एक्सेस कर ले तो वो आपके सब सेव पासवर्ड को एक्सेस कर सकता है। तो अगर आपने किसी भी वेबसाइट, किसी भी बंदे के पासवर्ड्स एक्सट्रैक्ट करने हैं तो सिंपली आप उसके ब्राउजर की कुकीज देख लें। अगर आपको ये मेथड पता चल जाए कि किसी के ब्राउजर की कुकीज को किस तरह से एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो आप किसी भी पर्सन के ब्राउजर में सेव्ड पासवर्ड्स को इजीली एक्सेस कर सकते हैं। तो जो एक्शन का एट्रीब्यूट है वो कुकीज के जरिए डेटा को सेकंड पेज के ऊपर भेजते हैं, जो कि सिक्योर नहीं है। तो एक्शन का एट्रीब्यूट मैं कभी यूज नहीं करूंगा और ना ही मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप एक्शन का जो एट्रीब्यूट है वो यूज करें। फॉर्म के अंदर हम जस्ट मेथड यूज करेंगे पोस्ट का। जैसे ही फॉर्म सबमिट होगा हमारा डेटा पोस्ट हो जाएगा। डेटा को गेट करने के लिए हम MySQL यूज करेंगे जब हम डेटा कनेक्टिविटी की तरफ जाएंगे। तो अब आ जाते हैं हम फॉर्म के अंदर वाली चीजों पे। एक्शन, एट्रीब्यूट, टारगेट और इंक्रिप्शन टाइप। अब टारगेट भी इसका एक ऑप्शनल एट्रीब्यूट है, इंक्रिप्शन टाइप भी इसका एक ऑप्शनल एट्रीब्यूट है। टारगेट हम तब स्पेसिफाई करते हैं जब हमने किसी विंडो या आई फ्रेम के ऊपर अपना रिजल्ट शो करवाना हो किसी भी फॉर्म से रिलेटेड। हमने फॉर्म सबमिट किया और हम चाह रहे हैं कि उसका रिजल्ट किसी स्पेसिफिक आई फ्रेम पे या किसी स्पेसिफिक विंडो पे न्यू टैब में शो हो, तो हम टारगेट का एट्रीब्यूट यूज करेंगे। और इंक्रिप्शन टाइप हम तब यूज करते हैं यूजुअली जब हमने उस फॉर्म के अंदर इमेजेस को भी अपलोड करवाना हो। आपने एक फॉर्म बनाया यूजर के प्रोफाइल का या प्रोफाइल अपडेट करने का, तो यूजर अपना प्रोफाइल पिक्चर भी अपडेट कर सकता है। और प्रोफाइल पिक्चर अपडेट करने के लिए आपको इमेज अपलोड करवानी पड़ेगी अपने सर्वर के ऊपर, जो भी यूजर चेंज करेगा। तो उस सिनेरियो में जब हमें इमेजेस को अपलोड करना होता है सर्वर पे, तो हम इंक टाइप का एट्रीब्यूट यूज करते हैं। उसके अलावा हम इंक्रिप्शन टाइप का एट्रीब्यूट यूज यूजुअली नहीं करते। ठीक है, अब हम आ जाते हैं फॉर्म के कंट्रोल्स पे। फॉर्म्स के अंदर हम कौन कौन से एलिमेंट्स यूज कर सकते हैं। हम फॉर्म के अंदर बटन बना सकते हैं, रेडियो बटन बना सकते हैं,
सबमिट बटन बना सकते हैं, चेक बॉक्स बना सकते हैं, टेक्स्ट एरिया, टेलीफोन, कलर, नंबर, मंथ, टाइम, वीक, सर्च, हिडन, रीसेट, फाइल अपलोड, ईमेल, डेट टाइम, यूआरएल, पासवर्ड एंड ये सब हम कंट्रोल्स क्रिएट कर सकते हैं अपने फॉर्म के अंदर। ठीक है, अब हम वन बाय वन देखते हैं कि हम किस तरह से ये कंट्रोल्स बना सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है जो टैग है वो है इनपुट का टैग। ठीक है, ये अनपेयर्ड टैग है तो इसका एंडिंग टैग नहीं होगा, और हमारे पास मोस्टली जो फॉर्म कंट्रोल्स हैं वो इसी एक टैग से बनते हैं। ठीक है, टैग का नाम है इनपुट और इसके अंदर कुछ एट्रीब्यूट्स हम ऐड करेंगे एज पर आवर टाइप। अब मैं करता हूं इनपुट और इसको हम पढ़ते कैसे हैं, इनपुट टाइप टेक्स्ट। एक फॉर्म है उसके अंदर मैंने डाला इनपुट टाइप टेक्स्ट। अब जब मैं इसको सेव करके रीलोड करूंगा तो मेरे पास सिंपली एक इनपुट टाइप बन गया जिसमें मैं अपना टेक्स्ट लिख सकता हूं। ठीक है, BCS 6। अब यूजर इस इनपुट के जरिए हमारे पास डेटा भेज सकते हैं। इसका एक एट्रीब्यूट है प्लेस होल्डर, एंटर योर नेम। प्लेस होल्डर क्या करेगा, आपके टेक्स्ट बॉक्स को बाय डिफॉल्ट एक डिस्क्रिप्शन दे देगा, लाइक दिस, एंटर योर नेम। तो जैसे ही मैं टाइपिंग स्टार्ट करूंगा ये प्लेस होल्डर रिमूव हो जाएगा। जैसे ही हम ब्लैंक करेंगे इसको वो दोबारा आ जाएगा। ये हम इसलिए यूज करते हैं ताकि यूजर को पता चल जाए कि कौन सा टेक्स्ट बॉक्स, अगर मेरे पास यहाँ पे दो टेक्स्ट बॉक्सेस होते, एक यूजर नेम के लिए और एक पासवर्ड के लिए, और दोनों में मेरे पास प्लेस होल्डर ना होते तो अब यूजर को नहीं पता कि कौन सा यूजर नेम का है कौन सा पासवर्ड का है। लेकिन जब दोनों में प्लेस होल्डर्स होंगे, एंटर योर पासवर्ड जब हम इसको करेंगे तो अब यूजर को पता है कि यहाँ पे हमने अपना यूजर नेम डालना है, यहाँ पे हमने अपना पासवर्ड एंटर करना है। तो मैं यहाँ पे यूजर नेम डालता हूँ ASDF और पासवर्ड है मेरा 1234। बट पासवर्ड तो हमारा शो नहीं होता, यहाँ पे पासवर्ड शो हो रहा है। तो दैट मीन्स कि पासवर्ड जब भी हमने यूज करने तो हम इनपुट टाइप टेक्स्ट यूज नहीं कर सकते जब हमने यूजर से पासवर्ड रिसीव करने। तो उसके लिए पासवर्ड गेट करने के लिए हमारे पास होता है इनपुट टाइप पासवर्ड। ठीक है, तो अब जब मैं इसको रिफ्रेश करूंगा, मेरा यूजर नेम है ASDF, मेरा पासवर्ड है 1234। अब मेरा जो पासवर्ड है वो किसी भी फ्रंट एंड पे शो नहीं हो रहा। ठीक है, लेकिन हम बैक एंड पे इसको एक्सेस कर सकते हैं। हमने जस्ट इसको फ्रंट एंड पे चेंज किया है, राइट। तो ये मेरे पास दो एट्रीब्यूट आ गए, सॉरी दो फॉर्म कंट्रोल्स आ गए, एक इनपुट टाइप टेक्स्ट, एक इनपुट टाइप सबमिट। अब मुझे एक बटन भी चाहिए लॉगिन के लिए, तो मैं करता हूं इनपुट टाइप सबमिट, और इसको मुझे वैल्यू भी देनी पड़ेगी। अगर मैं इसको वैल्यू नहीं देता, सपोज हम इसको ऐसे ही बनाते हैं, रिफ्रेश किया तो अब आ गया एंटर योर नेम ASDF, पासवर्ड 1234 एंड सबमिट। अब इस सबमिट ये जो टेक्स्ट है, अगर आपने इसको चेंज करना है, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट सबमिट लिखा हुआ है, मुझे यहाँ पे सबमिट की जगह पे लॉगिन लिखना है, तो मैं इसमें एक और एट्रीब्यूट डालूंगा वैल्यू का, और वैल्यू में दूंगा लॉगिन। अब जब मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो ये आ गया ASDF 1234 और बटन के ऊपर लिखा हुआ है लॉगिन। ठीक है, जैसे ही हम लॉगिन करेंगे तो इस लॉगिन के बटन के ऊपर हमारा फॉर्म जो है वो सबमिट होगा, पूरा फॉर्म सबमिट होगा। इसीलिए इसकी जो टाइप है वो सबमिट है। हम
जब भी किसी फॉर्म को सबमिट करवाना चाहेंगे तो हम उसके अंदर इनपुट टाइप सबमिट का एक बटन एंटर करेंगे। ठीक है। इसी तरह से एक टैग होता है इनपुट टाइप रीसेट। और मैं इसकी वैल्यू हटा देता हूं। ओके, रीसेट। तो अब क्या रीसेट का बटन क्या करता है, अगर मैंने ASDF लिखा हुआ है 1 2 3 4 लिखा हुआ है तो रीसेट का बटन मेरे इन फॉर्म के कंट्रोल्स को एम्प्टी कर देगा। मैंने ASDF किया, पासवर्ड किया 1 2 3 4, जैसे ही रीसेट का बटन प्रेस किया तो मेरे जो सब फील्ड्स हैं वो रिमूव। ओके, तो जब भी आपने फॉर्म के अंदर आपने कुछ डेटा डाला और फिर आपको वो रिमूव करना है विदाउट रिफ्रेशिंग योर वेब पेज, तो आप रीसेट का बटन प्रेस करेंगे तो आपका पूरा फॉर्म जो है वो ब्लैंक हो जाएगा। ओके, आप इसके अंदर साइज का एट्रीब्यूट भी डाल सकते हैं। साइज का एट्रीब्यूट आपको क्या करता है, अलाउज टू स्पेसिफाई द विड्थ ऑफ टेक्स्ट इनपुट इन टर्म्स ऑफ कैरेक्टर्स, कि आपने कितने कैरेक्टर्स अलाउ करने हैं अपने टेक्स्ट फील्ड के अंदर। और मैक्सिमम लेंथ भी डिफाइन कर सकते हैं कि आपका जो टेक्स्ट बॉक्स है उसके अंदर यूजर कितना मैक्सिमम नंबर एंटर कर सकता है, कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर्स एंटर कर सकते हैं। तो मैक्स लेंथ और साइज का जो एट्रीब्यूट है इनकी फंक्शनैलिटी ऑलमोस्ट सेम है। ओके, फिर हमारे पास एक इनपुट टाइप चेक बॉक्स आता है। अब चेक बॉक्स आप कब यूज करते हो, जब आपने, मैं इसको जस्ट ब्रेक्स यहां पे डाल देता हूं ताकि हर चीज न्यू लाइन पे आए। यहाँ पे तो चेक बॉक्स हम क्यों यूज करते हैं, जब आपने यूजर से हॉबीज वगैरह पूछनी हो या फिर कुछ ऐसा पूछना हो जहां पे वो मल्टीपल चीजों को चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे अगर उससे हॉबीज पूछनी है तो हम एक चेक बॉक्स क्रिएट कर सकते हैं क्रिकेट के लिए, हम एक चेक बॉक्स क्रिएट कर सकते हैं फुटबॉल के लिए, एंड हम एक चेक बॉक्स क्रिएट कर सकते हैं हॉकी के लिए। तो अब जब हम इस फॉर्म पे आएंगे तो अब यूजर अपने जो है इन हॉबीज वगैरह सिलेक्ट कर सकता है, वो एक भी सिलेक्ट कर सकता है और मल्टीपल भी सिलेक्ट कर सकता है। चेक बॉक्स बनाने के लिए हमारे पास आता है इनपुट टाइप चेक बॉक्स। सिमिलरली अगर आपने कोई ऐसी चीज उससे पूछनी है जो कि वो एट अ टाइम जस्ट एक कर सके, जैसा कि जेंडर होता है वो या तो मेल होगा या फीमेल होगा, तो उसके लिए हम इनपुट टाइप रेडियो करते हैं, मेल, और इनपुट टाइप रेडियो फीमेल, और यहाँ पे एक ब्रेक। सो मेल और फीमेल, अभी ये दोनों सेलेक्ट होंगे। हमें इनको में से किसी एक को सेलेक्ट करने के लिए इनको ग्रुप देना होगा सेम।
नेम इज इक्वल टू जेंडर, और इसी तरह इसको भी नेम इज इक्वल टू जेंडर। जब हमने इसमें नेम का एट्रीब्यूट डाल के इसको ग्रुप किया, तो नेम के एट्रीब्यूट में जिन जिन रेडियो बटन्स का नाम सेम होगा, उनमें से हम कोई एक चेकबॉक्स, एक रेडियो बटन सेलेक्ट कर सकेंगे। ये रेडियो बटन था मेल के लिए, इसको मैंने नेम दिया जेंडर का। ये रेडियो बटन था फीमेल के लिए, इसका भी मैंने नेम दिया जेंडर का। तो इन दोनों का नेम सेम है, तो दैट मीन्स इन दोनों रेडियो बटन में से अब मैं कोई एक सिलेक्ट कर सकता हूँ, दोनों एट अ टाइम सिलेक्ट नहीं होंगे। राइट। फिर आ जाता है हमारे पास एक टैग ड्रॉप डाउन सिलेक्ट। हमारे पास जब आपने ऑप्शंस देने होते हैं यूजर को, उसके लिए हमारे पास टैग यूज होता है सिलेक्ट का। नेम और आईडी वगैरह में मैं नहीं जा रहा, क्योंकि वो हम तब करेंगे जब मैं आपको सीएसएस करवा रहा हूँ। सिलेक्ट के टैग के अंदर हमारे पास एक और टैग होता है ऑप्शन का। इसकी वैल्यू पे भी नहीं जा रहे हम अभी, यहाँ पे मैं कर देता हूँ फर्स्ट सेमेस्टर। इस टैग से क्या होगा, हमारे पास मैं एक ब्रेक भी ऐड कर देता हूँ, ब्रेक। एक ड्रॉप डाउन क्रिएट हो जाएगी, जिस पे क्लिक करते हुए हमारे पास जितने भी हमने ऑप्शंस डिफाइन किए हुए हैं वो शो हो जाएंगे। अगर मैं इसमें ऑप्शंस ऐड करूं, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, तो अब इसको रिफ्रेश करें तो हमारे पास ऑप्शंस जो हैं वो फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर एंड फोर्थ सेमेस्टर आ रहे हैं। हम जिसको भी सिलेक्ट करना चाहें वो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ड्रॉप डाउन बनाने के लिए हमारा जो टैग यूज होता है वो सिलेक्ट का टैग यूज होता है, और उस सिलेक्ट के टैग में हम अपने ऑप्शंस जितने भी रखना चाहते हैं वो ऑप्शन के टैग के साथ डिफाइन कर सकते हैं। अगर आपने इसमें कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट करना है और आप चाह रहे हैं कि यूजर उसको सिलेक्ट ना कर सके, जैसे कि सिलेक्ट योर सेमेस्टर का मैंने एक ऑप्शन एंटर किया है, तो अब यूजर इस ऑप्शन को सिलेक्ट ना कर सके, वो जस्ट नीचे वाले जो ऑप्शन हैं उनको सिलेक्ट कर सके, तो हम इस ऑप्शन को डिसेबल कर देंगे, डिसेबल्ड। अब क्या होगा, यूजर इस ऑप्शन को सिलेक्ट नहीं कर सकता। इसी तरह से अगर आपने थर्ड सेमेस्टर आपकी यूनिवर्सिटी में नहीं है, आपने इसको डिसेबल करना है, तो हम थर्ड सेमेस्टर के ऑप्शन के साथ कर देंगे डिसेबल्ड। अब यूजर अब यूजर थर्ड सेमेस्टर को भी सिलेक्ट नहीं कर सकता। आप चाह रहे हैं कि जैसे ही आपका फॉर्म लोड हो, फोर्थ सेमेस्टर चेक्ड आए आपके पास। अभी मैंने इसको रिफ्रेश किया तो मेरे पास फर्स्ट सेमेस्टर चेक्ड आ रहा है, लेकिन आप चाह रहे हैं कि फोर्थ सेमेस्टर यहाँ पे चेक्ड आए फॉर्म या पेज लोड होने पे, तो हम फोर्थ सेमेस्टर के ऑप्शन को चेक्ड का एट्रीब्यूट दे देंगे। अब जैसे ही आप फॉर्म को लोड करोगे, सिलेक्टेड, सॉरी चेक नहीं, सिलेक्टेड, तो जैसे ही हम फॉर्म को लोड करेंगे हमारे पास फोर्थ सेमेस्टर का जो ऑप्शन है वो सिलेक्टेड आएगा। ठीक है, हम चाह रहे हैं कि हमारा जो सिलेक्ट योर सेमेस्टर है यही वाला ऑप्शन एज अ सिलेक्टेड आए, तो हम इसको डिसेबल्ड भी कर सकते हैं और सिलेक्टेड भी कर सकते हैं। अब जब आप रिफ्रेश करोगे तो सिलेक्ट योर सेमेस्टर का ऑप्शन आ रहा है, सिलेक्टेड आ रहा है। अब हम इसको दोबारा रीसिलेक्ट नहीं कर सकते, हम फर्स्ट, सेकंड या फोर्थ में से सिलेक्ट कर सकते हैं और वो हम कर लेंगे। तो अगर आपने अपने पेज पे ड्रॉप डाउन ऐड करनी है तो सिलेक्ट का टैग यूज करेंगे और उसके अंदर, उस टैग के अंदर
ऑप्शन के टैग्स और उसमें फिर डिसेबल्ड या सिलेक्टेड के एट्रीब्यूट्स आप यूज़ कर सकते हो। देन है मेरे पास एक टैग टेक्स्ट एरिया का। अब टेक्स्ट फील्ड क्या है, यहाँ पे आप एंटर नहीं कर सकते। लाइक आप जस्ट एक ही लाइन में अपना टेक्स्ट लिख सकते हो। लेकिन अगर आपके पास कोई ऐसा सिनेरियो हो जहाँ पे आपने मल्टीपल लाइंस में अपना डेटा एंटर करना है, तो उस केस में हमारे पास एक टैग है टेक्स्ट एरिया का, राइट। तो जैसे ही मैंने टेक्स्ट एरिया का एक टैग डाला, ये एक पेयर टैग है तो इसका स्टार्टिंग और एंडिंग टैग होगा। मैंने इसको रिफ्रेश किया तो अब मेरे पास एक टेक्स्ट एरिया आ रहा है, इसके आगे br। इसमें मैं मल्टीपल लाइंस लिख सकता हूँ। जितनी भी हमारी रिक्वायरमेंट है, यूज़र की रिक्वायरमेंट है, वो अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक इसको लिख सकता है और रीसाइज भी कर सकता है। ठीक है, हम टेक्स्ट एरिया के अंदर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स को भी लिमिट कर सकते हैं। मैं कह देता हूं कि टेक्स्ट एरिया के अंदर रोज मेरे पास हों 5 और कॉल्स मेरे पास हों, कॉल्स फॉर कॉलम्स 30। तो अब इसकी एक डिफाइंड लेंथ होगी स्टार्ट में, ठीक है। लेकिन स्टिल हम इसको रिसाइज कर सकते हैं। इसके रिसाइज को रोकने के लिए CSS की एक प्रॉपर्टी है रिसाइज की। तो अगर मैं इसके साथ ही स्टाइल का एट्रीब्यूट डालूं, रिसाइज इज इक्वल टू नन कर दूं, तो अब ये रिसाइज नहीं होगा, यूजर इसको रिसाइज नहीं कर सकता। ठीक है, लेकिन स्टिल यूजर 5 रोज से ज़्यादा इसमें डेटा डाल सकता है। जो हमने यहाँ पे एट्रीब्यूट सेट किया है रोज 5, तो ये 5 रोज को डिस्प्ले करेगा। अगर मैं इसको हटा देता हूँ तो मेरे पास इसकी जो लेंथ है वो कम हो जाएगी। अगर आप इसकी रोज को इंक्रीज करना चाहते हैं जो कि यूजर को विजिबल हो, तो हम रोज का एट्रीब्यूट ऐड करेंगे इसके अंदर। ठीक है, ड्रॉप डाउन लिस्ट मैंने आपको बता दी। फाइल, हमारे पास एक और एट्रीब्यूट है, एक फॉर्म कंट्रोल है इनपुट टाइप फाइल का। इनपुट टाइप फाइल हम तब यूज करते हैं जब हमने यूजर से कोई फाइल अपलोड करवानी हो, तो वो चूज फाइल पे क्लिक करेगा और जो भी उसने फाइल अपलोड करनी होगी वो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए जब आपने यूजर से कोई फाइल अपलोड करवानी हो तो वहां पे हम यूज करते हैं इनपुट टाइप फाइल का फॉर्म कंट्रोल। ये एक डायलॉग बॉक्स ओपन करता है और वहां पे फिर यूजर अपनी फाइल को सिलेक्ट कर सकता है। देन HTML5 के कुछ यहाँ पे गिवन है न्यू फीचर्स। ये फीचर्स मैं आपको तब एक्सप्लेन करूंगा जब हम बूटस्ट्रैप कर रहे होंगे। इसमें फॉर्म के कंट्रोल्स को इम्प्रूव किया गया था। लोकल स्टोरेज जैसा कि हमारे पास आ जाती हैं कुकीज़ वगैरह, वो ऐड हुई थी। अगर आपने ड्राइंग करनी है तो उसके लिए कैनवस आया था। ऑडियो और वीडियो कंट्रोल्स आए थे। और अगर आपने अपनी वेबसाइट में मैप लोकेशन डालनी है तो उसके लिए जियो लोकेशन का टैग इंट्रोड्यूस करवाया गया था HTML5 के में, जब ये HTML5 इंट्रोड्यूस हुई थी। अभी तक जो मैंने आपको टैग्स वगैरह बताए हैं वो HTML 4.0 के हैं। तो HTML5 के जो एट्रीब्यूट्स हैं, जो टैग्स हैं, जो चेंज हुए हैं या अपडेट हुए हैं, वो मैं आपको तब एक्सप्लेन करूंगा जब हम बूटस्ट्रैप कर रहे होंगे। ठीक है, सो दैट्स इट। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे ईमेल पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और इस लेक्चर का जो क्विज़ है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट इसमें होगा लेक्चर में। और थैंक यू सो मच, ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।